दीपक जी, भाजपा के पास महाराष्ट्र में या हरियाणा में चेहरों की कोई कमी नहीं है। बहुत परिपक्व नेतृत्व है। तो फिर मुख्यमंत्री के लिए कोई लेकिन क्या होता है, कैंडिडेट क्यों नहीं उतारा गया? 15 साल से महाराष्ट्र में और अभी तक एक सेकेंड, मैं कह रहा हूं ना, मेरी बात अगर जरा सुन ले। महाराष्ट्र में पिछले 15 साल से हम लोग सरकार में नहीं है। अभी तक एक स्वाभाविक नेतृत्व था हमारे पास महाराष्ट्र में गोपीनाथ मुंडे जी का, लेकिन उनके निधन के बाद अब ये जो समकक्ष नेता हैं, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हो, चाहे विनोद तावड़े हो, एकनाथ खड़से हो, बहुत मतलब एक पूरी फहरिस्त है नेताओं की। अब उनमें से जब मौका आएगा, समकक्ष नेताओं में एक चुनाव हो जाएगा, और हो जाएगा तो ये कोई विषय है ही नहीं हमारे लिए। हरियाणा में भी ले लीजिए, हम सत्ता में नहीं रहे तो स्वाभाविक है किसी एक व्यक्ति पे केंद्रित होकर राजनीति नहीं रही, लेकिन वहां पे कोई नेताओं की कमी है क्या? चाहे रामविलास हो वहां पे, चाहे हमारे पास खट्टर जी हो वहां पे, चाहे गुजर जी हो, बहुत बहुत नेता हैं। तो भाजपा के पास नेतृत्व की कोई कमी नहीं है। ये लोगों के मन में एक भ्रम है। और मैंने कहा हमेशा क्या होता है, जैसे आप हरियाणा की बात करते हैं, हरियाणा में सुन लीजिए, चौधरी भजनलाल का चेहरा दिखाया कांग्रेस ने 10 साल पहले और बना दिया हुड्डा को। तो ये छलकपट हमारे यहाँ नहीं होता। हमारा सीधा है, क्योंकि अभी तक मौका ही नहीं था कोई मुख्यमंत्री के रूप में किसी के प्रोजेक्ट करने का। अब समकक्ष नेता है, जैसी बात आएगी तो उनमें से बन जाएगा और उसका बाद नेतृत्व हो जाएगा। मैं इसमें एक और चीज कहना चाहता, मैं बड़ी देर से सुन रहा था महाराष्ट्र के बारे में। ये 5 बार जीते हैं, ये 6 बार जीते हैं। एक किसी दोस्त ने उर्दू में शेर लिखा था, लुटते देखे चौराहे पर, चौकन्ने से वह लोग कभी जो हल पर दावा करते थे, हमने भी जमाना देखा है। ये लोग इनके नेतृत्व से ऊब चुके हैं। 15 साल का कुशासन, 15 साल का भ्रष्टाचार, 15 साल का जो जनता के प्रति त्रस्त जनता हो रही है, उसका बदलाव इस समय जनता चाह रही है महाराष्ट्र के अंदर। और यह बदलाव केंद्रित है भाजपा की ओर। क्यों? क्योंकि भाजपा में वो एक उम्मीद की किरण देखते हैं, वो एक सुशासन की कल्पना देखते हैं, वो एक विकास की कल्पना देखते हैं। एनसीपी की बात हो रही थी, एनसीपी और भ्रष्टाचार दोनों पर्यायवाची हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, आप महाराष्ट्र में चले जाइए, सबको भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा एनसीपी के परिप्रेक्ष्य में क्या है सब जानते हैं। कांग्रेस है, ना काम हुआ ना कुछ हुआ, सिर्फ आपस में लड़ाइयां होती रही। बड़ी बात हो रही नेतृत्व की। अरे चौहान साहब से पूछो, आपका चेहरा दिखा के पिछली बार महाराष्ट्र में वोट ली थी क्या? कितने मुख्यमंत्री बदल दिए कांग्रेस ने? तो नेतृत्व के विषय को ना रखिए, ये बड़ा हास्यप्रद विषय है। लेकिन सुधांशु मित्तल जी, एक लोगों की आकांक्षाएं हैं, सवाल ये भी है कि किसी तरह हमें परिवर्तन चाहिए कि इस चुनाव को आपने नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द की लड़ाई बना के रख दिया है। नरेंद्र मोदी वर्सेस ऑल की स्थिति इस वक्त देखी जा रही है, चाहे हम बात करें महाराष्ट्र की या फिर हरियाणा की। देखिए, स्वाभाविक तौर पे कोई एक व्यक्ति अगर किसी अच्छी चीज का प्रतिबिंब हो जाएगा तो उसको सामने रखा ही जाएगा। नरेंद्र मोदी आज सुशासन और विकास दोनों के प्रतिबिंब बनते जा रहे हैं। अभी एनके सिंह जी ने आपको बताया, कीमतों को लेके एक बहुत दुष्प्रचार चल रहा था बहुत दिनों से कि अरे भाई मोदी जी आ गए, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हम पहले दिन से कह रहे थे कि आए हैं, नीतिगत फैसलों से चीजें ठीक होंगी। आज आप खुद ही बता रही हैं कि होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो पिछले 5 साल के न्यूनतम स्तर पर आ गया। ऐसी सारी चीजें हैं। अब जनता ये चीज महसूस करती है और इसीलिए आज मोदी जी का नेतृत्व जो है वो प्रतिबिंब बन गया है सुशासन और विकास का। और उसी का जो एक दृष्टिकोण है वो महाराष्ट्र में और हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं। उनको लगता है इनके नेतृत्व को हमें सुदृढ़ करना है, तो हमें महाराष्ट्र में और हरियाणा में इनकी संगठन को हमें जिताना चाहिए, ताकि दोनों मिलकर हमारी जो स्थिति है उसको अच्छा कर सकेंगे। तो ये स्वाभाविक है। और इसी स्वाभाविक परिस्थिति को चलते हुए भाजपा आज ना केवल हम जीत रहे हैं, वहां पे अपनी पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं, एक बहुत अच्छा प्रदर्शन, अभूतपूर्व प्रदर्शन जिसको कहा जा सकता है,
वो होने वाला है इन दोनों राज्य में। अभी यही 5 बजे के बाद आप सुधांशु खुद जी अपना एग्जिट पोल दिखाएंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तभी स्थिति आपकी साफ हो जाएगी। सुधांशु जी, यही बात मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी पिछले 10 साल में राज्यों के चुनाव में कहते थे, तो आप इलेक्शन कमीशन में जाके उनकी शिकायत करते थे और कहते थे कि ये बयान संघीय ढांचे के खिलाफ है, ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है राज्यों को सेंटर। नहीं, कभी नहीं करा। ना 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 ना, भूल रहे हैं आप। कभी नहीं करा जी ना। किसी व्यक्ति ने कोई बयान दिया हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, मैंने कहा ना कि किसी व्यक्ति ने क्या बयान दिया मैं नहीं जानता, लेकिन अगर केंद्र सरकार जो है उससे सुदृढ़ हो सकती है तो इसमें संघीय ढांचे के खिलाफ कैसे है? अगर राज्य और केंद्र दोनों मिलके और अच्छी तरह सरकार चलाएंगे और जनता का भला होगा तो ये केंद्रीय ढांचे के खिलाफ कहां से हो जाएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता ये बात सही है। चलिए फिलहाल देखिए, भाजपा को दुश्मन नंबर 1 कहना स्वाभाविक इसलिए है क्योंकि जो जना जीतता है उसी को तो आप दुश्मन मानेंगे। आज स्पष्ट स्थिति है कि भाजपा जो है महाराष्ट्र में सरकार बना रही है, तो कांग्रेस को दुश्मन नंबर 1 करके क्या करेंगे जो चौथे नंबर पे आने वाली है। लेकिन जो अभी बड़ी बात कही, अच्छी बात कही जा रही थी, एक वो बड़ा गाना था कि ना तुम बेवफा हो ना हम बेवफा हैं, मगर क्या करें अपनी राहें जुदा हैं। शायद अगर इस दर्शन में ये चुनाव शिवसेना लड़ती तो अच्छा रहता। हम लोग साथ थे, 25 साल से साथ थे, उसके बाद अलग हुए, कारणों से अलग हुए, इसलिए उसके बाद कटुता और उसमें अपशब्द जब आदमी लेके आता है तो लोगों के मानस में ये चीज अच्छी नहीं लगती। उनको लगता है कि भाई कल तक तो आप लोग दोस्त थे, आज होते ही आपने इतनी गाली गलौज चालू कर दी। हो सकता है कि मत विभाग आपके मतों में, आपके मूल्यांकन में, आपकी सोच में फर्क आ गया होगा, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर अगर ये कटुता का दिखाई जाती है तो उससे किसी भी संगठन का फायदा नहीं होता। मुझे अभी भी लगता है कि शिवसेना के नेतृत्व को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि ठीक है, अपने अपने मतभेद हो सकते हैं, मूल्यांकन में फर्क हो सकता है, हमें लगता है कुछ, आपको कुछ लगता है, वो ठीक है, स्वाभाविक है राजनीति में। लेकिन दोस्ती का टूटते ही इतना जहर, कहां लोगों में हमारी विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। लोग जो आज के दिन राजनीति के प्रति और राजनेताओं के प्रति रुष्ट रहते हैं, उनके प्रति सुधांशु मित्तल जी, माफ कीजिएगा, ब्रेक के लिए हमें रुकना है, लेकिन मतदाताओं में दरअसल इन चारों पार्टियों ने भी भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है कि वास्तव में आपका दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है। इस पर मैं लौटूंगी।